चलिए फिर संडे डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं डे 46 से लेकर के डे 50 तक जो क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस जो एवेलुएट हुए हैं पिछले वीक और उसके कुछ अच्छे आंसर्स उनके फॉर्मेट पर डिस्कस कर लेंगे आज। 2 हिंदी के ले लेंगे प्रश्न और 2 इंग्लिश के ले लेंगे, है ना, जैसा हम पीछे करते चले आ रहे हैं अभी तक। और आप लोग इतने डिस्कशन देखने के बाद अब आपकी जो समझ है पहले से मानता हूं कि बेहतर हुई होगी। चलो फिर देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। पहला प्रश्न है आपका, देखिए, भारत में अवसंरचना क्षेत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो बेसिकली इस प्रश्न की डिमांड आपको समझ लेनी है पहले 8 से 10 सेकंड के अंदर, और ये जानना है कि प्रश्न में मांग है आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हमें पहले चैलेंजेस बताने होंगे, उसके बाद सरकार के द्वारा या क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये चैलेंजेस को दूर करने के लिए। दूसरा जो हिट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। प्रश्न की 2 प्रमुख डिमांड है और फिर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर के आगे आपको वे फॉरवर्ड जब देना है, जब कंक्लूजन देना है, तो कंक्लूजन आपको एक सकारात्मक रखना है और अपना आंसर खत्म करना है, ठीक है। तो फ्लो समझ लिया हमने। देखो शुरुआती जो 8 से 10 सेकंड है उसमें हमने फ्लो समझा। अब हम उत्तर अपना शुरू करेंगे। तो पहले एक भूमिका बनाएंगे। तो भूमिका में आप क्या है, अवसंरचना पर आपकी समझ होनी चाहिए कम से कम। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल आप भौतिक जो फिजिकल इंफ्रा होता है इसको ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तो नहीं समझते हो। इसके अलावा देखो आपका एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो जब आप चैलेंज लिखोगे, जब आप चुनौतियां लिखोगे, और यहाँ कैंडिडेट ने देखो बहुत अच्छे से लिखा है और आपकी भी समझ कम से कम होनी चाहिए। जब आप कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चैलेंज लिखना है तो केवल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लिखना है। और अभी हाल ही में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्तमान समय की मांग है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जो चुनौतियां हैं इसको भी आपको पॉइंट आउट करना है। और यह कैंडिडेट की कॉपी, आप ये आंसर देखोगे अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ भाई उत्तर जो लिखने का आपको फ्लो रखना है वो कैसे रखना है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि जब देखो बेहतर इंफ्रा होगा, चाहे वह डिजिटल हो, चाहे आपका सोशल हो, चाहे आपका फिजिकल हो, तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो आपका क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। और इनकम बढ़ने से आपका सोशल इंक्लूसिव जो आपका बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है, वो बेहतर होगा। तो यही देखो भूमिका में आपको आधारभूत अवसंरचना की महत्व के बारे में आपको बता देना है और आपका इंफ्रा हो जाएगा, जो सॉरी आपका जो इंट्रोडक्शन है 25 से 30 शब्दों में बेहतर तैयार हो जाएगा। फिर देखो आते हैं प्रश्न की मांग पर, आगे प्रश्न की डिमांड शुरू करेंगे और वहां चैलेंजेस बताने हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट ने भौतिक अवसंरचना के सामने जो चैलेंजेस हैं वो बताए हैं। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो आप रोड इंफ्रा हो गया, रेल इंफ्रा हो गया, आपका हवाई हो गया, है ना, हवाई इंफ्रा हो गया, बंदरगाह इंफ्रा हो गया, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, भौतिक अवसंरचना के अंतर्गत आता है। तो इसके सामने चैलेंज है। देखो पहला सबसे मेजर चैलेंज होता है जब भी इसका विकास करने के लिए सरकार जाती है तो उसके सामने जो लैंड एक्विजिशन, जो भूमि अधिग्रहण है, ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। फिर दूसरा है भैया फंड की समस्या। वित्त पोषण की सबसे बड़ी 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 अवसंरचनाएं परियोजनाएं आती हैं, लेकिन सरकार स्वतः राजस्व घाटे से जूझ रही होती है। बड़े स्तर पर देखो राजस्व घाटा सरकार का चल रहा होता है। तो इतने बड़े इंफ्रा के विकास के लिए बड़े स्तर पर पूंजी चाहिए, तो सरकार अकेले क्या करती है, पूंजी नहीं जुटा पाती है। तो इसी में आप सरकार उपाय के स्तर पर जाओगे तो वहां पर पीपीपी मॉडल अपनाया जाता है ना, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लेती है। तो चैलेंज यहाँ समझ में आया। अगला इसमें ही आप बता सकते हो जो नियम कानून होते हैं, बहुत सारी नियामक बाधाएं होती हैं, जैसे रेगुलेटरी बहुत सारी अप्रूवल्स होती हैं। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं उन्हें अगर रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं समय से मिलेगी तो उन्हें क्या होगा भैया, उन्हें लाभ कम होगा, और जहां लाभ का जोखिम दिखाई देगा तो वहां आपका निवेश बाधित होता है, ठीक है। फिर आगे आप चैलेंज बताना है जो नई नई प्रौद्योगिकी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, इनका अभाव दिखता है। जो ह्यूमन स्किल है, स्किल लेबर है, आपके पास नहीं दिखाई देता है। इसके चलते जो समय लगता है अधिक लगता है, और तुलनात्मक रूप से अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो वहां प्रौद्योगिकी का विकास बेहतर हुआ है, इसीलिए वहां का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर दिखाई देता है। फिर आपको देखो ये सारे के सारे आपने पॉइंट्स बताए किसके अंतर्गत, भौतिक अवसंरचना के अंतर्गत। भौतिक अवसंरचना की सभी को चुनौतियां दिखाई देती हैं। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती जब लिखोगे, बताओगे भैया डिजिटल डिवाइडेंड की जो स्थिति बनी हुई है इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। देखो शहरी क्षेत्रों में एक डेटा के माध्यम से बताओ कि 67% लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 31% जनसंख्या है जो इंटरनेट का प्रयोग करती है। तो ये बड़ा चैलेंज है। अगर कोई सरकार डिजिटल रूप में कोई भी स्कीम लेकर आती है ना, तो एक बात बताइए, जब वहां तक इंटरनेट है ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक, वह स्कीम कैसे वहां पहुंचा पाएगी, है ना, वहां के लोगों तक कैसे पहुंचा पाएगी। तो पहली नीड है आपको जो डिजिटल डिवाइड बना हुआ है उसको खत्म करने की जरूरत है। या भी हम चैलेंज देख रहे हैं। फिर देखो साइबर अटैक की समस्या। अब बोले अगर हम देखो डिजिटल इंफ्रा विकसित कर भी देते हैं तो लोगों में क्या है, साक्षरता नहीं है ना, डिजिटल साक्षरता नहीं। इसके चलते जो साइबर अटैक से है, यहाँ साइबर अटैक का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, और उसकी कमी के पीछे क्या चैलेंज है ये तो पता ही है ना, वो किसी से छुपा नहीं है। अब सामाजिक अवसंरचना,
तीसरी चुनौती आप कहाँ पे बताओगे? सामाजिक अवसंरचना पर। हमने पहली देखो भौतिक अवसंरचना पे चुनौतियां बताई, फिर हमने डिजिटल अवसंरचना पर चुनौतियां बताई, फिर सामाजिक अवसंरचना पर। यानी कि समाज के वो आधारभूत तत्व जो आपके समाज को प्रगतिशील बनाते हैं वो आपके सामाजिक अवसंरचना होते हैं, ठीक है। जिसमें इसमें आपका शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, ये सारे आपके क्या है? सामाजिक अवसंरचना है, किसी भी समाज के आधारभूत तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है? जो मानव संसाधन है ये अपर्याप्त है। अपर्याप्त से ज्यादा आप लिखोगे जो अकुशल है ज्यादा यहाँ पर, तो कुशल जो कारीगर हैं इनकी कमी दिखाई देती है। इसके अलावा जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं ये आपकी स्कीम्स आती तो हैं लेकिन ये पन्नों पर रह जाती हैं, अर्थात इनका जो क्रियान्वयन है वह सफल तरीके से नहीं हो पाता है। जिस उद्देश्य के साथ ये योजनाएं लाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक नहीं है, और जो कानून है, श्रम कानून है, ये बहुत ही जटिल बने हुए हैं। बोले ये सारे चैलेंजेस हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने। जो चैलेंजेस पूछे गए थे बहुत अच्छे से देखो टैकल किए गए हैं, और यही आपका भी नजरिया होना चाहिए लिखने का। ध्यान रखिएगा जब जितने डायमेंशन पर आपको टॉपिक की समझ होगी आपके पॉइंट्स जनरेशन भी उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ कैंडिडेट ने देखो 3 टॉपिक्स 3 डायमेंशन बनाए अवसंरचना के सामने चुनौतियां लिखने के लिए। पहला बताया जो आपका भौतिक अवसंरचना है इसके सामने क्या क्या चुनौती लिखी जा सकती है, फिर आपका दूसरा बताया कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके सामने क्या क्या चुनौती आप लिख सकते हो, और तीसरा आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने क्या चुनौती लिख सकते हो। अगर एक ही पॉइंट पर आप लिखकर चले आओगे, मान लीजिए आपने भैया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारे चैलेंज बता दिए और दूसरी कॉपी एग्जामिनर के पास आती है या पहले एक कॉपी आ जाती है जहां उसको अलग अलग डायमेंशन पर चैलेंजेस दिख गए, तो आप नंबर स्वाभाविक सी बात है कम पाओगे उसकी तुलना में, ठीक। अब इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है? देखो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो मूल्यांकन प्रणाली में इनको सुधार करना होगा, ताकि बेहतर मूल्यांकन होगा तो बेहतर इंफ्रा का विकास होगा, है ना, बेहतर मोटिवेट हो सकेंगे यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं। फिर आपको एकीकृत जो सरकार के द्वारा योजनागत प्रयास किए गए हैं, यहाँ देखो अवसंरचना के स्तर पर जो दूर करने के प्रयास कैसे किए जाएंगे, कुछ योजनागत प्रयास किए जाएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने वाली होंगी। उसमें देखो पीएम गति शक्ति को आपको बताना है, भारत माला बताना है, सागर माला बताओ। ये सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई गई थी ये किस लिए लाई गई थी? ताकि एकीकृत योजना का निर्माण किया जा सके, और जो अवसंरचना के लिए जो परियोजनाएं चालू की जा रही हैं या जो भी बाधाएं बनी हुई विभिन्न मंत्रालयों में जो समायोजन की दिक्कत दिखती है ना, जो वित्त पोषण की समस्या दिखती है, ये दूर की जा सके। विनियामक सुधार किए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए। जैसे सोशल इंफ्रा के सामने हमने जटिल श्रम कानूनों को लेकर के एक चुनौती देखी थी, यहाँ सरकार के द्वारा देखो श्रम कानूनों का सरलीकरण किया गया है। वो बताइए, लैंड एक्विजिशन में सुधार किया गया है। इसके अलावा पर्यावरणीय जो प्रभाव है इसका भी लगातार आकलन किया जाएगा, ताकि अवसंरचना का जो विकास हो इसके साथ साथ हम जो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है इसको भी हम आकलित कर सकें, ठीक है। नहीं तो अंततः क्या होता है, जो पर्यावरण को हम प्रभावित करते हैं, है ना, नकारात्मक दृष्टि से, वो आगे चल करके सरकार को क्या होता है, वो चुकाना पड़ता है आगे, है ना। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के द्वारा कोई अगर परियोजनाएं लाई गई हैं, जैसे जैम के बारे में बताइए, भारत नेट है, डिजिटल इंडिया मिशन है, ये प्रयास लगातार देखो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पीछे समझाया था कि जब देखो वित्त पोषण की समस्या होगी तो वित्त कहां से उठाएगी? प्राइवेट सेक्टर से उठाएगी। वित्त कहां है? सरकार ऑलरेडी पहले से राजस्व घाटे से जूझ रही है, तो वित्त उठाएगी वो पीपीपी मॉडल पर। तो यहाँ आपको पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना है, जब भी दूर करने के प्रयासों पे बताओगे आप, है ना। फिर निवेशक जो है, निवेशकों में विश्वास में वृद्धि करनी है ना। बहुत सारी समिट्स आप कर सकते हो जहां निवेशकों को बैठाकर आकर्षित कर सकते हो, है ना, निवेश की तभी प्राप्ति होगी आपको। तो ये सारे प्रयास हैं जो दूर करने के स्तर पर इंफ्रा को बेहतर करने के लिए लगातार देखो राष्ट्र के स्तर पर किए जाते हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के स्तर पर आएगा तो वहां भी देखो इसी तरीके से आप इसी डायमेंशन पर लिख सकते हो। अब बात करते हैं फिर कंक्लूड जब आप करोगे, कंक्लूजन में आपके पास पता होना चाहिए कि भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को क्या करना है, विकसित भारत के संकल्प के रूप में जो लिया गया है, और अवसंरचनात्मक क्षेत्र में विकास किए बिना आप बताइए क्या विकसित भारत का जो सपना सजोए हो उसको पूरा कर सकते हो? नहीं ना। तो इसीलिए जो अवसंरचनात्मक प्रयास हैं, जो सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इनको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना है, तभी यह विकसित भारत का जो लक्ष्य है ये सफल हो सकता है। ये कंक्लूड करना है। हो गया सकारात्मक कंक्लूजन, और समझ में आया कि उत्तर का फ्लो और उत्तर के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आप डाल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था पर। देखो आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है इस प्रश्न में। इसकी अवधारणा से आप क्या समझते हो? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जो उत्पाद होता है ना, आप देखते होंगे अक्सर कुछ बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, या जिनको एक बार यूज करके उन्हें फेंक दिया जाता है और अपशिष्ट के रूप में वह आपके क्या करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बोले यही समस्या है, ये जो समस्या बनती है आगे, और इसको दूर करने के लिए आप क्या करो, चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई। इसमें क्या किया गया, दोबारा से देखो वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक। लेकिन अब क्या करो, इसी प्रोडक्ट को आप ले गए, लेकर के दोबारा से अगर उसको आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर दिया, यानी कि रिसाइकिल करके आपने दोबारा से आर्थिक गतिविधियों में उसको प्रोडक्ट को अगर शामिल कर लिया है, तो वो एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल हो गया ना वो। तो इसी को बोला जाता है, आप समझते हैं इसको, अवधारणा को आपको बताना है। और अवधारणा बेसिकली क्या होती है, इस 6R मॉडल होता है। इस 6R मॉडल को आप भी रट लो, कहीं आपके नोट्स हैं वहां पर नोट्स में आप बना लो इसको। और बनाने के बाद क्या है, जब भी आपको लिखने को आए ना चक्रीय अर्थव्यवस्था पर लिखिए, तो इस मॉडल को जरूर बताइएगा, 6R मॉडल, ठीक।
ध्यान रखना आप। और फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ उदाहरणों की सहायता से सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करनी है। तो प्रश्न की मांग क्या है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है, इस सर्कुलर इकोनॉमी को सफल बनाते हुए कुछ ऐसे आपके पास प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं क्या आपके पास जिन्होंने इस सर्कुलर इकोनॉमी को, इसकी अवधारणा को काफी सफलता पूर्वक जो है क्रियान्वित किया है, या बढ़िया उदाहरण पेश किया है। तो ये अभी देखते हैं प्रश्न में, देखो इसी को टैकल करना है। मांग को समझ लिया। अब 6R मॉडल में देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफर्बिश, रिकवर, रिपेयरिंग। ठीक, ये 6R मॉडल है। ये 6R मॉडल आपको याद कर लेने हैं, जब भी आए तो फिगर तुरंत आपको चिपका देना है। फिर देखो इसके लाभ बताने हैं, तो सीधी सी बात है, सर्कुलर इकोनॉमी के लाभ एक तो पर्यावरण को होगा, आयातित कच्चे माल की जो आवश्यकता है वो कम होगी, है ना। जो आप प्रोड्यूस करते हो बार बार नया मटेरियल लगाओगे, उसके अलावा पुराने माल में ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपने दोबारा उसको इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है इनमें शामिल कर दिया, तो जो कच्चा माल है इसकी जो आवश्यकता है ये कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो उपभोक्ताओं की जो जीवन गुणवत्ता है इसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे डायमेंशन पर देखो आपको इसके प्रॉफिट नजर आ जाएंगे। तो यहाँ प्रॉफिट को आपको टैकल मिनिमम तरीके से करना है, क्योंकि प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की मांग है कि आपको सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के लिए कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं बतानी है। तो ये है देखो प्रश्न की मांग, और यहाँ पर देखो टैकल करना है आपको अच्छे से। तो उत्तर प्रदेश का मॉडल है एक आपका ग्रीन कोल प्रोजेक्ट। तो ग्रीन कोल प्रोजेक्ट में बताना है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा नोएडा में क्या किया गया है, कचरे से, जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, इससे बिजली बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। तो एक सफल मॉडल है कि कैसे आप देखो कचरे को, जो सर्कुलर इकोनॉमी है, इन गतिविधियों में शामिल कर सकते हो। अन्यथा कचरा आपका क्या था, एक अपशिष्ट के रूप में ही पड़ा रहता था। तो एक ऐसा प्लांट लगाया गया है नोएडा में, जिसके माध्यम से आपका कचरे से बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपका स्वच्छ भारत के अनुकूल भी व्यवस्था है। दूसरा देखो, रिलायंस इंडस्ट्री का आप ये मॉडल दे सकते हो। क्या है, एक तो जीरो वेस्टेज कैंपस लगाया गया है। दूसरा, प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग प्लांट होता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मतलब वह प्लास्टिक यहाँ प्रयोग की जाएगी जिसका आप रिसाइकिल कर सकते हो। तो जो प्लास्टिक कचरे की समस्या है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ आपका जो ईंधन ऊर्जा की आपूर्ति जो है यह बेहतर होगी, क्योंकि हम वहां प्लास्टिक कचरे के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ईंधन को बना रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप इंदौर नगर निगम का दे सकते हो। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके पास भी होने चाहिए, एटलीस्ट नोट डाउन होने चाहिए, फिर आप तभी बता पाओगे ना सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के वो कौन कौन सी हैं। तो भैया इंदौर नगर निगम ने क्या किया था, एक तो पहले सूखा कचरा और गीले कचरे को लेकर के यहाँ जो योजनाएं बनाई गई, उसके बाद जो गीले कचरे के माध्यम से बायो सीएनजी बनाई गई, और वही बायो सीएनजी ईंधन के रूप में बसेस, जो सिटी बसेस थी, तो 400 के आसपास लगभग सिटी बसेस देखिए इनका संचालन किया गया। ये बता देना है जो इंदौर नगर निगम का एक प्रगतिशील कदम था। इसके चलते इसको बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, किसको, इंदौर नगर निगम को। फिर जोमेटो की कोई पहल है क्या, बोले हाँ, जोमेटो की पहल है जीरो वेस्ट डिलीवरी। क्या करता है, अभी देखो आपका जो मटेरियल आता है, सामान आता है, पैकेजिंग आती है, आप देखते होंगे कि पहले वो पन्नी वगैरह में आती थी, है ना, प्लास्टिक वगैरह पॉलिथीन वगैरह में देते थे, लेकिन अभी उन्होंने कागज का एक पॉलीबैग बनाना शुरू किया है। और उस बैग में इसलिए देते हैं क्योंकि उसे बायोडिग्रेड करना आसान होता है। तो वो जो पैकेजिंग की जाती है उसको इजिली बायोडिग्रेड वो खुद ही स्वतः हो जाती है। आप कहीं भी एनवायरमेंट में डाल देते थे, मान लीजिए पहले पन्नी आती थी तो वो क्या होती थी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती थी, है ना, क्या होती थी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, तो बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो देखो आप क्या है, इस तरीके का पैकेजिंग जो की गई है, तो जीरो वेस्ट डिलीवरी है, इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, जोमेटो के द्वारा, इसको आप बता सकते हो। फिर विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में फिलिप्स कंपनी के द्वारा एक बंद लूप जो रिसाइकलिंग प्रणाली है यह शुरू की गई। इसके माध्यम से हुआ क्या है, 90% जो 90% यहाँ प्लास्टिक, जो फिलिप्स कंपनी है इसने बोला कि जो आपकी प्लास्टिक है, यहाँ 90% प्लास्टिक सामग्री का क्या होगा, हम दोबारा से प्रयोग करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, जो 90% प्लास्टिक थी ये रिसाइकल हो गई, है ना, रिसाइकिल हो गई। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बेहतर है, और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जो बेहतर प्रयास किए गए वो सारे हमने देख लिए। फिर अगर भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो भी बताइए। जैसे आप बताओ, कानून बनाया गया कि नहीं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक थी उस पर प्रतिबंध लगा, तो वहां पर जो कानून बना आपका उसकी चर्चा कर दो। जो राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क बनाया गया इसकी चर्चा करो भाई। फिर और आपका, और देखो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। ये सारे प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा ये सारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, ये आपकी सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है, यहाँ पर प्रमोट करेंगी सर्कुलर इकोनॉमी को। तो ये सब बताना है और फिर कंक्लूड करना है आपको। कंक्लूड करते वक्त देखो यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ बात आई है 2030 के लिए जो टारगेट रखा गया है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है। बोले हम तीसरी अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बना पाएंगे, ये कीवर्ड है आपका, ठीक है, क्योंकि अभी हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ठीक, अब हमें 2030 तक हमारा लक्ष्य है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए अगर आप अपने प्रोडक्ट को रिसाइकिल करना या इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं करोगे, जो प्रोग्राम्स या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो मॉडल्स पूरे भारत में लागू नहीं करोगे, तो फिर बिना उन्हें लागू किए हुए आप कैसे बना सकते हो, है ना, वैश्विक आर्थिक उत्पादन को आप कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक,
तो ये देखो कंक्लूजन है, और कंक्लूजन के बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स रेलेवेंस टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बोले ये क्या है, देखो इसमें प्रश्न की मांग पहले क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इस कॉन्सेप्ट पर समझ होनी बहुत जरूरी है, और यही पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि इसका रिलेवेंस क्या है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है यहाँ पर इसका रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। रेलेवेंस का मतलब समझ रहे हो, इसका महत्व क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत आसान है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यही देखो बताया गया यहाँ पर। और आया कब था, पहले देखो रियो डी जेनेरियो 2012 में ये एसडीजी का कॉन्सेप्ट लाया गया, 2015 से ये लागू होता है, और 2030 इसका टारगेट ईयर है ना। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो 17 एसडीजी आपके निर्धारित किए गए हैं वो सारे 2030 तक हम फुलफिल कर लेंगे। हालांकि रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी तक कोई भी ट्रैक पर नहीं है, अभी एसडीजी रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होगी। चलो लेकिन प्रश्न की यहाँ मांग समझते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लाया गया कॉन्सेप्ट आप समझो। ज्यादातर जो ग्रोथ देखी जा रही थी, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो ग्रोथ आपकी इन्वायरमेंट को कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रही थी, यानी कि पर्यावरण को बिना ध्यान में, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए केवल हम वृद्धि पर बात कर रहे थे, तो आर्थिक समृद्धि कहलाती है ना। लगातार ग्रोथ की बात करें तो आर्थिक समृद्धि होती है। लेकिन बोले फिर यहाँ पर बैठे सारे लोग और बोले यार इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हम उसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः हमें वो पे करना पड़ता है जो आप क्षति करके आते हो, है ना, कोई भी सरकार हो। तो बोले इसीलिए जब भी ग्रोथ की जाएगी उसके लिए आप इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। तो बोले ठीक है, तो जब भी आपकी आर्थिक वृद्धि पर्यावरणीय जो क्षति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी तो आपका आर्थिक विकास कहलाता है, और यहाँ सोशल इंक्लूजन जब शामिल हो जाता है तो आपका समावेशी विकास कहलाता है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हो। यही चीजें देखो यहाँ पर दी हुई हैं कि जब भी आपका ये एलिमेंट्स रहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन, ये तीनों तत्व जब आपके शामिल हो जाएंगे वो आपका समावेशी विकास कहलाएगा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं भाई इसका रेलेवेंस क्या है। तो यहाँ क्या है, रेलेवेंस आपको बताना है इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो पहले आप छोटा सा डेटा यहाँ पर बता सकते हो, बहुत सारी रिपोर्ट आती है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आती है, बताती है कि भैया जो मैक्सिमम ग्रोथ है, ग्रोथ देखो जीडीपी बढ़ रही है, भले हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन ग्रोथ का जो मैक्सिमम पार्ट है वेल्थ का या आपका नेशनल इनकम का, ऊपर का 8 से 10% जनसंख्या ही है जिसके पास वह संकेंद्रित है, यानी कि संचित है। नीचे का जो है व्यक्ति वो आपका क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से, भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको दिखाई तो दे रहा है पूरा का पूरा भारत की राष्ट्रीय आय, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए आपसे, सबसे ज्यादा इसका लाभ किसको मिल रहा है, तो ऊपर की 8 से 10% जनसंख्या को, यानी कि नीचे का वर्ग जो है वो लाभान्वित ही नहीं हो रहा है, या 90% आप जान लो लाभान्वित नहीं हो रहा है। तो काहे का फिर वो डेवलपमेंट है ना, काहे का विकास। तो इसीलिए पहले आपको डेटा बताना है, डेटा के माध्यम से चिंता जाहिर करनी है, फिर बताना है कि देखो ये जो एसडीजी हमने निर्धारित किए हैं इनका रेलेवेंस क्या है। तो पहले आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में बताना है रेलेवेंस कैसे है, तो एसडीजी 12 को आप बता सकते हो कि यहाँ जो इंकरेज किया जाता है रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो। अब जब रिसोर्सेज संसाधनों का एफिशिएंट यूज होगा तो चाहे ऊपर बैठा वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी वर्गों को उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर एसडीजी 8 के बारे में बताओगे, एक डिसेंट वर्ग की लगातार बात की जाती है ना, हमेशा इंकरेज किया जाता है डिसेंट वर्ग को। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो आपकी एक तरफा भाग रही है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आप सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते हो। एसडीजी 8 और एसडीजी 12 के एग्जाम्पल से आपको समझा देना है, और उससे पहली शर्त होती है कि एसडीजी 17 जो है सारे याद होने चाहिए कम से कम, ठीक, इतना तो याद ही रखना पड़ेगा। फिर देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है, एसडीजी 6, 7, 13, 14 और 15, ये सारे के सारे, कोई एसडीजी 13 आपको पता है जो आपका वाटर पर है ना, वाटर में है ना, जो संरक्षण की बात करता है, ब्लू इकोनॉमी की बात करता है। एसडीजी 14 आपका क्या है, जो लैंड पर प्रोटेक्शन की बात करता है, सॉरी 14 एंड 15 है ये, है ना। 13 क्या है आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, तो एसडीजी 13 आपका क्लाइमेट चेंज की बात करता है, 14 आपका वाटर में आपका जो कंजर्वेशन जो आपका संरक्षण है उसकी बात करता है, 15 आपका लैंड पर संरक्षण की बात करता है। तो इसीलिए ये सारे के सारे आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फिर सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी, यहाँ पर आप एसडीजी 1 को बता सकते हो, एसडीजी 9 जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, इसके साथ साथ इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। इसके साथ साथ आपका एसडीजी 1 क्या है, पावर्टी को खत्म करने की बात करता है एसडीजी 1, तो ये सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी की बात कर रहा है। फिर हेल्थ एंड वेलबींग पर देखो एसडीजी 2 है आपका, एसडीजी 3 है, एसडीजी 6 है जो क्लीन वाटर की बात करता है, एसडीजी 2 आपको पता होगा हंगर की बात करता है ना। तो ये सारे आपको उदाहरण तभी दे पाओगे ना आप जब सारे एसडीजी आपको याद होंगे। फिर देखो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस की बात की जाती है, तो यहाँ एसडीजी 17 कहता है कि ये जो पार्टनरशिप के साथ में सभी के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए, है ना, सहयोगी संबंध बताते हुए एक पार्टनरशिप के साथ ही हम जितने लक्ष्य हैं इन लक्ष्यों के जो लक्ष्य हैं इनको हम पूरा कर सकते हैं ना।
तो तभी पूरा कर पाओगे जब SDG 17 के अनुसार आप कार्य करोगे। तो यहाँ पर एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की भावना भी यहाँ पर SDG में डाली गई है और यह आपका अंततः इंक्लूसिव जो ग्रोथ है इसके लिए लाभदायक होती है। फिर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो इन SDG को प्राप्त करने के लिए ही चालू किए गए। कौन कौन से? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक तो यह है आपका। फिर 7 स्टेप रेनबो अप्रोच है, ब्लू ओशियन इकोनॉमी है ना, ये सारे के सारे देखो पढ़ते हो। 7 स्टेप रेनबो अप्रोच भी पढ़ा है हमने, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया क्लाइमेट चेंज पर। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी 2.0 आपका सोशल एनर्जी है, सोशल जो एनर्जी रिप्लेसिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या करना है, ये सारे प्लान्स आपको पढ़ लेने हैं। हालांकि जब इन पर स्पेसिफिकली अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उस पर लिखोगे, लेकिन यहाँ आपको बताना है केवल जो SDG से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो उठाए गए हैं, ताकि हम ऊपर जो प्लान्स बना रखे हैं, सेट कर रखे हैं, जो रेलिवेंस हमें दिखाई दे रहा है उसको कैसे हम फुलफिल कर सके। क्लियर? तो यहाँ इतना बस केवल ध्यान रखना है आपको। प्रश्न की डिमांड थी, प्रश्न की डिमांड यह थी कैसे यह रेलिवेंट है आपके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वो समझा दिया गया है। अब देखते हैं जो कंक्लूड किया, फिर कंक्लूड कर दिया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, लॉन्ग टर्म रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है, या फ्यूचर नीड्स हैं, वो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो। वो आप इंश्योर तभी कर पाओगे जो SDG गोल्स हैं, ये गोल्स आप इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ में शामिल कर सको, है ना, ये एक बड़ा रोल रखते हैं। यानी कि विदाउट SDG के आप केवल अगर आप ग्रोथ की ही बात करोगे, केवल आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे, तो आप समझिए लॉन्ग टर्म के लिए आप ना तो रिसोर्सेस को, है ना, ना ही इंडिया के जो अपने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है, ना तो आप इसे फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि ये रिसोर्सेस पर अभी क्या है, लिमिटेड लोगों का ही एक तरीके से प्रभुत्व दिखाई देता है। जब लिमिटेड लोगों का प्रभुत्व दिखाई देगा तो भैया उसका दोहन भी किसके द्वारा किया जाएगा, लिमिटेड लोगों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब SDG की बात करते हो तो वो रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए, सभी के बीच समता पूर्वक वितरण होना चाहिए, यह SDG बात करता है। तो इस तरीके से कंक्लूड करना है आपको और अपना आंसर खत्म करना है यहाँ से। फिर देखो लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन, यह है कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री लेड टू द इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रश्न है हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री लेड टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ जो है आपको पहले तो लैंड रिफॉर्म के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए, लिखना नहीं है। लिखना क्या है, अब लैंड रिफॉर्म में चकबंदी हदबंदी है ना, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आपको प्रश्न कहाँ पर टैकल करना है, प्रश्न करना है हाउ डिड इट इम्प्रूव, है ना, किस तरीके से इसने इम्प्रूव किया है। तो प्रश्न बताना है कि जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं इसने कैसे इम्प्रूव किया है जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, इनकी कंडीशंस को कैसे सुधारा है। यहाँ एग्जामिनर को पता है भैया लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं बताना है। इसलिए कहा जाता है जो आता है वो नहीं लिखा जाता है, जो प्रश्न में पूछा गया वो लिखा जाता है। क्या पूछा गया है, हाउ डिड इट इम्प्रूव, मतलब कैसे इसने इम्प्रूव किया है। तो पहले लैंड रिफॉर्म बताया, लैंड रिफॉर्म का सीधा मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो आपका एग्रेरियन रिफॉर्म है ना, कृषिगत जो सुधार है, वो कैसे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लॉज होता है, रेगुलेशंस एंड कस्टम्स, इन सब में सुधार, है ना, और कस्टम्स किसमें, जो लैंड ओनरशिप है इसमें सुधार करना है। यही सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये भूमि सुधार के अंतर्गत काउंट होती हैं। इसको आपने इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपने शामिल किया। फिर आते हैं कि कैसे इसने इंप्रूव किया है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, किसकी, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की। तो पहला आपको बताना है जो एबॉलिश किया है इसने एक्सप्लॉयटेशन को, जो एबॉलिश किया है इसने एक्सप्लॉयटेशन को लैंड टेन्योर्स के। लैंड टेन्योर्स तो आपको पता होगा ना, जो भूमि के, देखिए समझिए यहाँ पर एक्सप्लॉइट कौन करता था, जमींदार वर्ग होता था। जमीनें किसके पास होती थी, भूमि स्वामित्व जो होता था जमींदार वर्ग के पास होता था, और इसके यहाँ पर जो खेती करता था कृषक होता था उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। बोले जब लैंड रिफॉर्म्स हो जाएगा उसमें आपका हदबंदी चकबंदी कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, ये सारे प्रयासों के माध्यम से उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड द सरप्लस लैंड एमंग द लैंडलेस एंड वीकर सेक्शन। अब जो सरप्लस में लैंड होती थी, अब एक हदबंदी में क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाती है सरकार के द्वारा। एग्जाम्पल लेते हैं, 12 एकड़ मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई। अब 12 एकड़ से ज्यादा जमीन अगर किसी जमींदार के पास होगी तो वह लेकर के किसको दी जाती है, वह लेकर के सरकार दे देती है किसको, जो आपके जिनके पास भूमि नहीं है ना, जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें दे दी जाएगी, जो लैंडलेस है या वीकर सेक्शन है इनको सरकार आवंटित कर देती है। ठीक है, तो सीधा दूसरा फायदा ये दिखाई देता है। तीसरा है प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू टेनेंट थ्रू लैंड टेनेंसी लॉज। बहुत सारे कानून बनाए गए, कानूनों के माध्यम से उन्हें एक सुरक्षा दी गई, कानूनी सुरक्षा देनी बहुत जरूरी थी।
वह दी गई, फिर ओनरशिप राइट्स दिए गए। कुछ केसेस में जैसे बहुत जगहों पर आपने पता होगा कि बहुत जगहों पर कई वर्षों से, कई पीढ़ी दर पीढ़ी ही खेती करते चले आ रहे हैं जो टेन्योर है, ठीक है, तो उनको क्या दिया गया, उनको ओनरशिप राइट दे दिया गया है नए कानून बना करके, जहां जहां ये भूमि सुधार के कानून लागू हुए हैं, जैसे हरियाणा का क्षेत्र हो गया, पंजाब का क्षेत्र हो गया, वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र हो गया। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के कानून बनाए गए और सफलतापूर्वक उन्हें क्रियान्वित भी किया गया। यहाँ देखो रेंट फिक्स किया गया। रेंट की भी एक बड़ी चैलेंज रहती थी कि मनमानी करते थे यहाँ पर जमींदार, जितना न्यूनतम से न्यूनतम वहां पर देखो जब डिमांड होती है ना, कई सारे भूमिहीन कृषक होते हैं तो डिमांड रखते हैं। अब जमींदारों के पास यहाँ पर क्या होता था, मौका रहता था कि कौन कम से कम में पैसा लेकर के, कम से कम रेंट में लेकर के उसके यहाँ पर कृषि करेगा, तो इसके चलते वो मनमानी करते थे। लेकिन ये कानून वगैरह बना करके एक मिनिमम तय कर दिया गया, 25 से 30%, इससे कम आप नहीं रख सकते हो, है ना, रेंट जितना भी तय किया गया। तो ये क्या है ना, इसके माध्यम से रेंट को फिक्स किया गया। फिर देखो लोअर कास्ट हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड assertive अबाउट देयर राइट्स। अब ज्यादातर प्रताड़ित कौन किया जाता था, लोअर कास्ट ही प्रताड़ित किया जाता था। तो बोले सबसे ज्यादा देखो जो अधिकारों की सुरक्षा की गई है वो लोअर राइट्स की गई है, ठीक है, लोअर कास्ट की, सॉरी। अब फिर आगे देखो पॉइंट जो डाला गया है कि जो आपका इंडियन सोसाइटी है ये आपका इगैलिटेरियन सोसाइटी की ओर जा रहा है। अब इसके माध्यम से हुआ क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी होता है जहां पर सभी के पास में समान अधिकार होते हैं ना, सभी इक्वल राइट्स होते हैं। तो एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमींदार वर्ग के पास अधिकार ज्यादा है और कृषक जो खेती कर रहा है उसके पास अधिकार कम है। तो अब जो एक समाज बनेगा वहां पर आपका इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, यानी कि जो राइट्स होंगे, जो राइट्स जमींदार के पास होंगे वही राइट्स आपके कृषक के पास में होंगे। तो ये देखो पॉइंट्स हैं सारे, ये आपको समझ में आया कि कैसे इसने सोशियो इकोनॉमिक जो आपके राइट्स हैं किसके, मार्जिनल और स्मॉल जो फार्मर्स हैं इनके राइट्स को कैसे इंप्रूव किया है। यहाँ पे समझा। फिर कुछ चैलेंजेस अभी भी विद्यमान है, उसमें पहला है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जब चैलेंज लिखोगे तो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, इन डायमेंशन पर सारे चैलेंज डाल देने हैं। जैसे राजनीतिक एंगल पर डालोगे तो पॉलिटिकल विल के बारे में बताना है कि जो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इसकी कमी दिखाई देती है। इसके चलते ही जब आपकी वोट बैंक पर राजनीति होती है तो इस कारण ये जो लैंड रिफॉर्म के कानून है ये भी लागू नहीं हो पाए। फिर देखो एब्सेंस ऑफ रिलायबल रिकॉर्ड्स, एक तो रिकॉर्ड्स वगैरह की भी बहुत समस्या रहती है ना, ये रिकॉर्ड्स होते नहीं है भूमि से संबंधित, भूमि स्वामित्व से संबंधित, तो फिर इन्हें लागू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लीगल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, देखो कानूनी चैलेंजेस, कानूनी जितने चैलेंज हैं वो बताने हैं, पॉलिटिकल चैलेंज बताने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने हैं वो बताने हैं, आर्थिक जो इकोनॉमिक चैलेंज है वो बताना है। जैसे आर्थिक में देखो इनएडिक्वेट जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसकी चर्चा करनी है। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक चैलेंज क्या है, इनडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ आपका क्या है एडमिनिस्ट्रेटर का, यानी कि जो एटीट्यूड होता है वो होता ही नहीं सुधारवादी, है ना, सुधार करना नहीं चाहेगा तो फिर कहां से इन चीजों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इसके चलते लैंड रिफॉर्म में अभी कुछ चुनौतियां जो बनी हुई हैं उन चुनौतियों को भी समाप्त किया जाए, और समाप्त करते हुए आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर आपको प्रॉफिट दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, वो और सफलतापूर्वक देखिए आपको दिखाई देगा और ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। और तभी कंक्लूड करना है तो बताना है कि केवल एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं बल्कि किसानों को ओनरशिप, है ना, या फिर एक्सेस टू क्रेडिट रिसोर्सेस, और देखो समझो यहाँ पर, यहाँ क्या कहना चाह रहा है, केवल एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं यहाँ पर कम हुआ है किसानों का, और क्या हुआ है, इसके साथ साथ देखो उन्हें क्रेडिट, है ना, आसानी से क्या होता है, क्रेडिट मिलता है किसानों को ताकि वो खेती कर सकते हैं। या जो रिसोर्सेस हैं, जिन रिसोर्सेस पर पहले किसका अधिकार था, जमींदार वर्ग का था, अब रिसोर्सेस पर किसका अधिकार हो गया है, किसानों का हो गया है। तो ये सारे जो प्रॉफिट हैं ये भी किसानों को मिल रहे हैं, है ना, तो ये भी बताना है सारी चीजें। और उसके साथ आपको बताना है कि इन्हें जो चैलेंजेस हैं, अभी कुछ चैलेंजेस अभी बने हुए जो हमने पीछे देखे, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चेंजेस करिए, या फिर 10 पॉइंट्स एजेंडा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको लागू कर सकते हैं, या नेशनल लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ड्राफ्ट जो बनाया गया इसको आप लागू कर सकते हो, इसकी रिकमेंडेशंस को आप लागू कर सकते हो। तो ये सारे प्रयास आप अगर करोगे, यहाँ आपके पास कीवर्ड क्या मिला, 10 पॉइंट एजेंडा मिल गया, ठीक। इसके अलावा नेशनल जो आपका लैंड रिफॉर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया, ये आपको कीवर्ड मिला। ये सारे आपको कीवर्ड अपने नोट डाउन होने चाहिए। जब आप कंक्लूड करोगे, कंक्लूड में बताना है कि जो चैलेंजेस हैं, जो एसोसिएटेड चैलेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चैलेंजेस को दूर करना है, तो ये रिकमेंडेशंस इसकी जो है, या फिर ये जो एजेंडा है इसको आप सफलतापूर्वक लागू करिए, और ये चैलेंजेस को खत्म करते हुए और लैंड रिफॉर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे आप पूरे कर सकते हो, ठीक है। तभी आपको क्या होगा, जो सोशियो इकोनॉमिक या आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आप बात करते हो, समावेशी विकास की बात करते हो, उसके जो लक्ष्य निर्धारित करते हो उसको भी आप पूरा कर पाओगे, ठीक। चलो फिर आज के हमने देखो डिस्कशन कंप्लीट किया, और अब डिस्कशन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे, चूंकि अब पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपकी समझ भी विकसित हुई। नहीं अगर पहली बार देख रहे हो तो जाकर पीछे पहले डे 1 से सारे देखो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डे 1 से सारे आपको क्या करना है, डिस्कशन देखना है एक तरफ से, ठीक। चलिए फिर खत्म करते हैं इस वीडियो डिस्कशन को, धन्यवाद।